हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बाजार दर्शन पाठ था उसको पूरा किया था। हम पिछले कई वीडियो से वो लेसन पढ़ रहे थे। तो आइए आज के वीडियो में हम उनके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम सीधा अपने अभ्यास के प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। प्रश्न क्या पूछा गया हमारे से कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तब, और जब उतरता है तब मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो पहले हम उस बात को देखेंगे कि जब बाजार का जादू मनुष्य पर चढ़ता है तब वो क्या करता है। देखो, जब मनुष्य के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है तो वह अपनी क्रय शक्ति को देखता है, अपनी जरूरतों को नहीं देखता, अपनी क्रय शक्ति के दम पर आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं खरीद लेता है। ठीक है, और जो फैंसी चीजें हैं वो खरीद लेता है, आराम बढ़ाने की चीजें हैं वो खरीद लेता है। अपने पैसा दिखाने के चक्कर में वो अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए उसको के जो स्वाभिमान है उसको तो थोड़ा सा बल जरूर मिल जाता है, लेकिन जल्दी ही उसका ये बाजार का जादू फिर वो उतरने लगता है। और जब उसका बाजार का जादू उतरता है तब उसके ऊपर क्या असर होता है, तब उसको क्या लगता है, तब उसको लगता है कि उसने जो ये चीजें खरीदी हैं वो उसके किसी काम की नहीं है, वे फालतू की चीजें हैं। क्योंकि जरूरत की चीजें हैं तो वो तो अपना महत्व दिखाएंगी, लेकिन जो चीजें जरूरत की नहीं है वो जल्दी ही अपना महत्व खो देंगी और मनुष्य को लगने लगेगा कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, पैसे की बर्बादी की है और बेकार में ही ये मैंने इतनी सारी चीजें खरीद ली है। तो बाजार का जादू चढ़ने पर और उतरने पर मनुष्य पर यह असर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नजर में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही करेंगे हम। और पहला प्रश्न क्या है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है। क्या पूछा गया इसमें यही पूछा गया है कि जब हम भगत जी के बारे में पढ़ा हमने, तो बाजार में जो वो जाते हैं तो उनकी कौन सी अच्छी बातें, ऐसी कौन सी बात है जो हमें बड़ी प्रभावित करती है, मजबूती देती है उनके जो चरित्र है उसको, तो वो हमने बताना है उनके व्यक्तित्व को। तो जब बाजार के बारे में भगत जी के बारे में बताया गया है कि वो जो बाजार में जाते हैं तो 2 चीजें बताई गई उनके बारे में। पहली बात तो ये है कि वह जो उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई हुई है 6 आने की, 24 पैसे की, तो उससे ज्यादा वो पैसा नहीं कमाते। एक तो ये बात है, चाहे उसके पास कितना भी चूर्ण है, कितना भी टाइम है, लेकिन वो 6 आने यानी कि 24 पैसे से ज्यादा पैसा वो नहीं कमाते। तो आम लोग क्या होते हैं, आम लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं लेकिन वो नहीं दौड़ते, पैसा उनके पीछे दौड़ता है लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं करते। तो एक तो ये मजबूत बात है, सशक्त बात है। और दूसरी क्या बात है, दूसरी ये है कि भगत जी सारे बाजार में घूमते हैं और खुली आंखों से अपने सारे बाजार की जो सुंदरता है उसको देखते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी चीज उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक सोचा हुआ है कि मैंने खरीदना क्या है। वो अपने मन में भर के चलते हैं, मन में अपना सोच के चलते हैं कि उसने क्या खरीदना है और वो उसी चीज को खरीदते हैं। और वो खरीदते क्या है, अपने चूर्ण बनाने के लिए काला नमक और जीरा, 1-2 चीज और खरीदते हैं और वो उसको पंसारी की दुकान पे मिल जाती है और वहां से वो सामान लेके आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो आम लोगों से उनको अलग साबित करती हैं। दूसरी बात क्या है कि क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। भाई, उनकी जो 2 विशेषताएं हैं जो अभी हमने बात की है जी, उन विशेषताओं के बारे में, क्या उनकी विशेषताएं समाज में किसके लिए, शांति स्थापित करने के लिए, समाज में शांति स्थापित करने में कुछ मददगार हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आदमी ज्यादा पैसे के पीछे ना दौड़े, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रतियोगिता की भावना है कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा कमा लूं या उससे ज्यादा कमा लूं, वो चीज अगर नहीं रहेगी तो आपस में भाईचारा बना रहेगा। ठीक है ना।
भाईचारा तभी टूटता है कि जब लोग सोचते हैं कि यारी दोस्ती भाईचारा है, समाज में शांति तभी होती है कि जब एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ में आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम भगत जी के जैसे सोचते हैं तो शायद वो समाज में शांति स्थापित हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि वह जो समाज में जाते हैं, उसमें बाजार में जाते हैं तो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, जो चीज़ उन्होंने खरीदनी है सिर्फ वही खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी एक मुख्य बात है समाज में स्थापित करने की, क्योंकि अगर हम बाजार में जाकर केवल ज़रूरत की चीज़ ही खरीदें, देखो वो ज़रूरत की चीज़ खरीदते थे और हम भी सभी लोग ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदने लग जाएं, तो ऐसे में एक कोई किसी को के बारे में प्रतियोगिता शुरू होएगी नहीं। जिसकी जो ज़रूरत है वो खरीद ले, आवश्यकता से ज़्यादा कोई सामान नहीं खरीदेगा, और समाज में जो एक दूसरे को पीछा करने की या एक दूसरे को से ऊंचा उठने की जो दौड़ है वो नहीं होगी। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व समाज में या उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? ये इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन का मैंने जो लेसन में मैं आपको पढ़ाया था उसको बताया भी था कि बाजारूपन का मतलब क्या है कि पैसा दिया, सामान खरीदा और रिश्ता खत्म। कि पैसे से हम कोई भी चीज़ खरीद लें, हर चीज़ पैसे से में बिकती है, पैसे के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो एक सोच है ये होता है बाजारूपन। और लेखक कहते हैं कि ये सोच अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर हर लोग अपने पैसे से ही रिश्ता निभाने लग जाए तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जैसे एक टीचर का और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ पैसे के दम पर ही थोड़ी होता है। अगर कुछ लोग ये कहें कि भाई बच्चे से हमने पढ़ाया, फीस ली और हमारा रिश्ता खत्म, तो ऐसा हो जाए तो वो एक सच्चा रिश्ता नहीं होगा, वो एक गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं हो सकता। जबकि उससे आगे भी बहुत कुछ होता है, इमोशनल जुड़े होते हैं दोनों एक दूसरे के। टीचर चाहता है कि मेरे बच्चों का भला हो और उसको वो बहुत सब कुछ देना चाहता है, अपने जो ज्ञान है उसके पास। तो हर चीज़ पैसे से तोली जाए या तोली जा सकती है या हर चीज़ खरीदी जा सकती है, ये सोच होती है बाजारूपन की, और ये अच्छी सोच नहीं होती। एक बात। और दूसरी बात क्या है कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें? भाई किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? भगत जी जैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो केवल जरूरत की वस्तुएं ही बाजार से खरीदते हैं और बाजार के उलझन में नहीं फंसते, बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसते। या दूसरी विशेषता क्या थी भगत जी की कि जो पैसे के पीछे नहीं दौड़ते, आवश्यकता से ज़्यादा जो पैसा है वो कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं कि हम बाजार में गए, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है हम बाजार से ली और बाजार को पैसे दिए, तो इसमें बाजार को हमने सम्मान दिया है। ये नहीं कि बाजार से कहा कि ले भाई मैंने पैसे दे दिए तेरे को और मेरे को ये चाहिए, हमने बाजार की कीमत लगा दी या बाजार को पैसे से तोल दिया, तो वो एक अच्छी सोच नहीं होती। ज़रूरत की चीज़ ली है हमने उससे, तो वो एक बाजार को हम सार्थकता दे रहे हैं, बाजार को हम सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल ठीक बात है। पर प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि बाजार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि इसका लिंग क्या है, ये स्त्री है या पुरुष है, या किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। कोई भी व्यक्ति आकर पैसा देकर सामान खरीद सकता है। वो क्या देखता है? वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो इस चीज को देखता है। अगर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के व्यक्ति के पास अगर पैसा है तो वो सामान खरीद सकता है, और नहीं है तो वो नहीं खरीद पाता। तो इस प्रकार से क्या है, वो एक सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। सामाजिक समता का मतलब क्या है? सभी लोगों को एक नज़र से वो देख रहा है, सभी के साथ समानता का वो व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, और ये होना भी चाहिए।
कि और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, पता नहीं कितने आधारों पर समाज में विभिन्नताएं हैं, लेकिन बाजार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, बस शर्त इतनी है कि उसके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ या जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। हमने कुछ ऐसे उदाहरण बताने हैं, 1 या 2, कि जब पैसा का की जो शक्ति है वो हमारे काम आ सकी है, कि हाँ भाई वास्तव में पैसे में शक्ति होती है। कहते हैं कि भाई पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पैसे से पैसा नहीं होता तो काम रुक जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कोई ऑपरेशन होना है और उस ऑपरेशन में डॉक्टर ने पैसे मांग लिए, ज़्यादा पैसे मांग लिए, और वो हमारे पास नहीं है, और अगर वो पैसे जमा नहीं हो पाते तो क्या होता है, कई बार मरीज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो अगर पैसे होते तो शायद वो बच सकता था। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जो पैसा है वो एक ताकत के रूप में वो सामने आता है कि भाई पैसे की कीमत तो है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो फीस जमा भी करवा देते हैं, लेकिन उनका मरीज फिर भी नहीं बच पाता। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे से भी बड़ी ताकत कोई और है, पैसा आखिरी शक्ति नहीं होती। और अगर ऐसा ही होता कि पैसा आखिरी शक्ति है या पैसे से हम कुछ भी खरीद लें, तो कोई भी अमीर लोग ना तो खुद मरे, ना अपने किसी रिश्तेदार को, अपने माँ बाप को या किसी यारे प्यारे को वो मरने दे। तो पैसा कई जगह, मतलब यही है कि पैसा कई जगह काम आ जाता है और कई जगह पैसा काम नहीं आता, हमने यही बताना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन हैं, ये आपकी समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर कृपया करके दोबारा से अपनी वीडियो को इसको देख लें और इसको अच्छे से अपनी जो समझ के अपने कॉपी में अपने आप लिखने हैं। ठीक है। तो एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।